हेलो एवरीवन, मैं अंजना और आप मेरे साथ हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा के नूतन आयाम बीए द्वितीय वर्ष का जो शिक्षा शास्त्र का एक पेपर है, द्वितीय पेपर। इसमें हमने पूर्व में इकाई 4 तक अध्ययन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे इकाई 5 का अध्ययन, जिसका नाम है समावेशित शिक्षा के लाभ, समावेशित शिक्षा के मुद्दे। ये इसका रूपरेखा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब पाठ को विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा। समावेश शिक्षा एक नया प्रत्यय आया जो हमारे शिक्षा में इसको शामिल किया गया। इस प्रत्यय की शुरुआत इस आधार पे की गई कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जो है मूल अधिकार है और उसे मिलनी चाहिए। इसीलिए उनके जो प्रत्येक बच्चे हैं उनके अलग अलग जो है विशेषताएं होती है, रुचि होती है और योग्यता आवश्यकता होती है, जिसका हमको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जो समावेशी शिक्षा है, इसका प्रारंभ जो है 1990 के दशक के मध्य हो गया था। जून 1994 में स्पेन में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर जो विशेष विश्व सम्मेलन का जो हुआ आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 92 देश और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया था। और इसमें उद्घोषणा के साथ यह हुआ कि प्रत्येक बच्चे की जो चरित्रगत विशेषताएं हैं, रुचियां हैं, योग्यता हैं एवं सीखने की जो आवश्यकताएं होती हैं, कहा गया कि यह हर किसी से प्रत्येक से भिन्न होती है, यानी अनोखी होती है। तो शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए। इस सम्मेलन के बाद ही विभिन्न देशों ने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाया और शिक्षा में यही परिवर्तन जो है समावेशी शिक्षा के रूप में प्रचलित हुआ। समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, स्पेन यानी सलमान के अनुसार, जो सम्मेलन हुआ था स्पेन का, उसके अनुसार समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि बच्चों का जो शारीरिक बुद्धिमत्ता या सामाजिक जो भावनात्मक, भाषाई या कोई अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना विद्यालय को सभी बच्चों को दाखिला देना चाहिए, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह सम्मिलित करता है कि विकलांग और प्रतिभावान बच्चे, गली के और कार्य करने वाले बच्चे, गांव के हों या बंजारे बच्चे, भाषाई प्रजाति या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक से जो बच्चे तथा एक दूसरे से अलाभान्वित या अधिकारहीन क्षेत्र या समूह से बच्चे हैं, ये सब उसके अंतर्गत शामिल किए जाएं, उन सबको अध्ययन दिया जाए उसमें रखकर। फिर है मानव विकास जो संसाधन मंत्रालय है 2003, उसके अनुसार जो समावेशी शिक्षा है उससे तात्पर्य है कि सभी सीखने वाले बिना विकलांग एवं विकलांग नवयुवक पूर्व विद्यालय प्रावधानों, विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक स्थानों पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ पढ़ और सीख सकें। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य केवल विकलांग बच्चों को ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना नहीं है, बल्कि सभी बच्चे जो विभिन्न वर्ग एवं योग्यता के हैं उनको एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशित शिक्षा कहलाता है। फिर है एकीकृत और समावेशित शिक्षा। पिछले खंड में जो हमने समावेशी शिक्षा के बारे में जाना, तो इसकी शुरुआत कब हुई, क्या हुई, ये सब हम समझ गए हैं। अब ये समझेंगे कि जो एकीकृत है और समावेशित, ये क्या है और कैसे ये अलग है। एकीकृत शिक्षा का अर्थ है अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं एकीकृत व समावेशी शिक्षा को एक ही समझ लेते हैं, मगर सच यह है कि ये दोनों एक नहीं हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। एकीकृत अथवा इंटीग्रेट का अर्थ है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं और शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही एकीकृत शिक्षा। अब प्रश्न उठता है कि अगर एकीकृत शिक्षा यह है तो फिर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर जो है उपलब्ध कराना है, तो फिर समावेशी शिक्षा इस प्रकार क्या है और किस प्रकार भिन्न है इससे। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो एकीकृत शिक्षा है और जो समावेशी शिक्षा, इसमें क्या क्या अंतर है। अब देखते हैं जो एकीकृत जो शिक्षा है उसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है, जबकि जो समावेशी शिक्षा उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य दोनों को शामिल तो किया जाता है, पर विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार का अवसर दिया जाता है कि ताकि दोनों को क्या हो, समान अवसर प्रदान किया जा सके।
फिर है जो एकीकृत शिक्षा है वो विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी एक समस्या के रूप में होता है उसमें, जबकि समावेशी शिक्षा में शैक्षिक संस्था एक समस्या के रूप में होती है। फिर जो समावेशी शिक्षा एक लंबी अवधि की प्रक्रिया, जबकि एकीकृत शिक्षा न्यूनतम अवधि की है। समावेशी शिक्षा सामाजिक प्रारूप पर आधारित है, जबकि एकीकृत शिक्षा व्यक्तिगत प्रारूप पर आधारित है। फिर देखते हैं कि जो हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है, क्यों हमें समावेशी शिक्षा को अपने समाज में जो शिक्षा है उसमें शामिल करना पड़ा। चलिए, जो आजकल प्रत्येक जगह समावेशी शिक्षा की जो चर्चा हो रही है, क्या इससे आपको लगता नहीं है कि आखिर क्यों और क्या इससे जिज्ञासा जानने की जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आखिर क्यों समावेशी शिक्षा जरूरी है या क्यों इसका क्या महत्व है जिसके कारण हम इसे लागू कर रहे हैं। चलिए, समावेशी शिक्षा क्यों अगर हम इस प्रश्न का जो उत्तर सोचने लगेंगे तो जो आज का हमारा बदलता हुआ जो परिवेश है, समाज है, तो कुछ लोगों उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल भी समझना नहीं समझते या कम महत्व देते हैं। अर्थात कुछ बच्चे हैं उनको घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकता थोड़ी भी नहीं उनको दूर। तो इसलिए शिक्षा जो समावेशी शिक्षा निम्न प्रकार आवश्यक है, क्योंकि सभी बच्चे चाहे वो किसी भी आवश्यकता वाले हों एक ही समाज में रहना है, तो शुरू से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी। क्योंकि सामान्य विद्यालय सभी जगह हैं, जबकि विशेष विद्यालय जो हैं दूर शहरों में होते हैं, इसलिए गाँव में हम उतनी सुविधा उन्हें नहीं दे सकते। तो एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय जाने के लिए दूर दूर तक का जो कठिन रास्ता या कठिन सफ़र होता है उसको तय करना पड़ता है, जो कि उस बच्चे के लिए कष्टदायी होता है। परंतु अगर हम उसे शिक्षा ना दें तो वह उस बच्चे के जो मूल अधिकार है यानी शिक्षा का अधिकार, उसका हनन माना जाता है। फिर है समावेशी शिक्षा का महत्व। इसका महत्व इस प्रकार है, जैसे साक्षर बनाने का इसमें प्रयास किया जाता है। राष्ट्र की उन्नति के लिए इसको देखा जाता है कि सबको शिक्षा मिले तो सभी समाज शिक्षित हो, उससे देश शिक्षित हो और तरक्की हो, उसमें उन्नति हो सके राष्ट्र की, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो सकें और बेरोजगारी कम हो और अशिक्षित लोग कम हो, साक्षरता दर बढ़े, यही सब इसका महत्व है। फिर शिक्षा पाने से जो वंचित नहीं हैं, जो रह जाते हैं वंचित, तो उनको अपनी शिक्षा जो ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने पर उससे जो क्या होती है, उसकी राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ती है, जिससे भविष्य में राष्ट्र अवश्य ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। फिर समावेशी शिक्षा का दर्शन एवं सिद्धांत। जो समावेशी शिक्षा का दर्शन है, इसका मूल दर्शन यह है कि बच्चे जो एक साथ रहकर सीखते हैं, एक साथ रहकर जीना सीखते हैं। समावेशी शिक्षा का जो दर्शन है, सभी व्यक्ति समान है। वो मानता है कि जो सभी व्यक्ति हैं वो समान है, मानव के मूल अधिकार के मुद्दे पर समान एवं महत्व देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा जो है मानवाधिकार की शिक्षा को दर्शाता है, जहाँ एक स्कूल को एक समुदाय के रूप में संगठित किया जाता है। यहाँ पर सभी बच्चे एक साथ रहना सीख जाएंगे तो भविष्य में एक साथ रहकर जीवन निर्वाह करने में कोई परेशानी नहीं होगी, यही वह मानता है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, अधिकार व भागीदारी मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न है: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता देना और उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उत्तरदायित्व व सहयोग का जो क्रम है उसमें कार्यकर्ताओं की साझेदारी बढ़ाना, समुदाय की भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना, परिवार एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उन्हें जानकारी देना और उन बच्चों को प्रत्येक अवसर देना चाहिए जिससे जो भी अर्थ संबंधी चुनौती हैं या कुछ भी उनको वो चयन कर ले, वो जिम्मेदारी ले। सहभागिता के साथ अंतःक्रिया करवाते हैं। वो शैक्षिक प्रक्रिया की सभी विकासशील शैक्षिक व अशैक्षिक आंतरिक व अंतर्वैयक्तिक गतिविधियों में वो भाग ले सकते हैं। फिर है जो समावेशी शिक्षा है, आखिर इसके लाभ क्या हैं? तो मुख्यतः इससे जो समावेशी शिक्षा है, इससे मुख्यतः 4 लोग मेन जो है प्रभावित होते हैं। वह है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, नंबर 2 सामान्य बच्चे, नंबर 3 सामान्य जो शिक्षक हैं और नंबर 4 उनके माता पिता। पहला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। उनको कैसे इसमें लाभ मिलता है? जो परंपरागत विशेष शिक्षा की जो कक्षा के वातावरण की तुलना में ज़्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान किया जाता है, जो सीखने एवं विकास करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। फिर शैक्षिक क्रियाओं में ज़्यादा प्रदर्शन हो जाता है।
नए दोस्त बनाने एवं अपने अनुभवों को बांटने का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालय में नहीं हो पाता। विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में अग्रसर भूमिका निभाने का मौका मिलता है। वर्गीकरण की चिंता कम हो जाती है। फिर आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है इससे। अपने अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ बांटकर आनंद प्राप्त करते हैं बच्चे। पढ़ने की क्षमता बढ़ती है, ग्रेड बढ़ता है। संप्रेषण कौशल एवं सामाजिक योग्यता सीखते हैं। अवांछित जो व्यवहार है उसे कम करते हैं और सामाजिक वांछनीय व्यवहार विकसित होता है। नए आविष्कार, तकनीकियों और सामान्य ज्ञान से अवगत होते हैं बच्चे। जीवन में आगे क्या करना है, क्या नौकरी करेंगे, कैसा करेंगे, तो इत्यादि जो बातें होती हैं इन पर बच्चे चर्चा करते हैं। फिर जो सामान्य बच्चे, उनके लिए क्या लाभ है इसका? इनके लिए है सामान्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलने, यानी जैसे विशेष बच्चे हैं जो, उनसे मिलने का मौका, उनको स्वीकार करने की आदत बचपन से पड़ जाती है। फिर है यह सीख जाते हैं कि बौद्धिक, शारीरिक व भावनात्मक अंतर सभी के जीवन का एक भाग है। भविष्य में ऐसे लोगों से संपर्क बनाने में उनको आसानी होती है। समाज में ऐसे लोगों को सहन व सम्मान करने का उन्हें अनुभव हो जाता है। वे बच्चे ऐसे बच्चों का धीरे धीरे सम्मान करने लगते हैं। फिर सहानुभूति रखने वाले कौशल विकसित हो जाते हैं। नेतृत्व की भावना जागृत हो जाती है। सामान्य बच्चों को अक्सर शिक्षक की भूमिका अदा करने का अवसर मिल जाता है, ताकि अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को पढ़ा सके, सहायता कर सके। इससे जो सामान्य बच्चे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। फिर है समाज एवं स्कूल के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद मिल जाती है। समाज के उत्तरदायित्व को संभालने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं वो। सकारात्मक सोच, अनुकरणीय व्यवहार, स्वीकृति, धैर्य, सहन व मित्रता आदि कौशलों का इसमें विकास हो जाता है। फिर सामान्य शिक्षक जो है उसके लिए क्या लाभ है? उसको कक्षा प्रबंध करने में आसानी होती है। अच्छा कक्षीय वातावरण बनाने में वो सहायता प्रदान करता है। नई शैक्षिक तकनीकियों का ज्ञान मिलता है उससे। सामान्य शिक्षक जो अपने परंपरागत शैक्षिक प्रणाली है उसको छोड़कर एक नया, जैसे रचनात्मक या नई शैक्षिक प्रणाली में विद्यार्थी को रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करा सकता है या प्रदान करा सकता है। फिर जो सामूहिक कार्य कौशल विकसित है उनको करने का मौका मिल जाता है। मनोवैज्ञानिक विशेष शिक्षक आदि से मिलते हैं, जिससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। फिर समस्या समाधान कौशल का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर शिक्षक को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का महत्व पता चल जाता है। तो इसी प्रकार फिर है माता पिता के लिए लाभ इसका क्या है? जो समावेशी शिक्षा है, इससे माता पिता को भी बहुत लाभ होता है। जैसे बच्चे को घर के पास के स्कूल में दाखिला दे सकते हैं और घर में खुशी का अनुभव हो सकता है। फिर सभी माता पिता की जो इच्छा होती है कि उसका बच्चा उनके मित्र समूह द्वारा स्वीकार किया जाए। इस प्रकार देखकर उन्हें सपने पूरे होने जैसा लगता है। उनके माता पिता को एहसास होने लगता है कि उनका बच्चा भी सामान्य बच्चों जैसा नहीं है, सामान्य बच्चों जैसा ही है, और वह उनके साथ आराम से एडजस्ट कर सकता है या समायोजन कर सकता है। फिर माता पिता में अपने बच्चों के अधिकारों को समझने में आसानी हो जाती है। फिर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिए जा रहे सुविधाओं का ज्ञान अगर माता पिता को हो तो उससे भी उसे बहुत मदद मिलती है। फिर विभिन्न उपकरणों को देखकर माता पिता कुछ उपकरण खरीद कर अपने घर पर ले आ सकते हैं। उससे अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, जिससे वो संपर्क स्थापित करने में उन्हें सहायता मिलती है। फिर अगर वह अपने बच्चे में कहाँ कमी है ये बात समझ लेते हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर जो समावेशी शिक्षा, उसमें मुद्दे क्या क्या होते हैं? अच्छा, क्या विचारणीय विषय हैं उसमें? ये है कि मुद्दे एक ऐसा शब्द है जिसमें आप सभी लोग परिचित होंगे, जो रोज़मर्रा के जीवन में भी शब्द काम आता है, जैसे देश के मुद्दे, राज्य के, स्कूल के आदि। अर्थात हर जगह मुद्दे व्याप्त है, फैला है। तो फिर समावेशी शिक्षा से कैसे अछूती रह सकती है? चलिए कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। समाज से संबंधित मुद्दे, वित्तीय संबंधी मुद्दे, शिक्षा नीति संबंधी मुद्दे, उपलब्धता एवं सुगम्यता संबंधी मुद्दे, अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे, शोध से संबंधित मुद्दे। सबसे पहले हम देखते हैं समाज से संबंधित मुद्दे। सबसे प्रमुख मुद्दा समाज का है, क्योंकि हम लोग जो भी हैं समाज में रहते हैं, समाज से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो समाज में जो प्रवृत्तियाँ व्याप्त होती हैं उनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे समाज के लोगों की जो नकारात्मक मनोवृत्ति है वो उससे हमारे जो अंदर है वो भी नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो हम अभी भी जैसे समाज के लोगों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं, विकलांग बच्चों के प्रति क्या है गलत धारणा बनी है। देखते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है इसका
कहते हैं कि बहुत बड़ा अवरोध है, इसको परिवर्तित किया जाना चाहिए, नहीं एक साथ करना चाहिए। तो कैसे परिवर्तन किया जाए, समावेशी शिक्षा कैसे सफलतापूर्वक चल सकती है? ऐसे अगर करें तो सफलता तो वो पा ही नहीं सकती है। जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों में के समावेशी शिक्षा में सफलता की कहानी सुना कर। वित्तीय संबंधी मुद्दे। फिर है जो उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके अलावा सभी देश विदेश आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय मुद्दों को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। समावेशित स्कूल बनाने में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। विकासशील देशों में या गरीब देशों में पैसे की कमी होने के कारण समावेशी शिक्षा लाने में थोड़ा कठिनाइयों का जो है उसमें सामना करना पड़ रहा है। थॉमस कहते हैं 2005 में कि भारत में जो समावेशी शिक्षा उसको कार्यान्वित करने के लिए वास्तव में पर्याप्त संसाधन और धन है। समावेशी शिक्षा को सफल संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में धन एवं उसका सही ढंग से उपयोग होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। फिर शिक्षा संबंधी मुद्दे हैं, शिक्षा नीति संबंधी मुद्दे। इसमें भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नीतियां हैं, मगर नीतियों को कार्यान्वित करने में कई समस्या आती हैं, जैसे प्रशासनिक संरचना, समावेशी शिक्षा नीति आदि। जैसे प्रशासनिक संरचना है, जैसे शासन क्या क्या कर सकता है शिक्षा के लिए, तो यही भारत में सन 1976 से शिक्षा संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र नीतियों की रूपरेखा एवं वित्तीय सहायता देता है, जबकि राज्य अपनी नीतियों को संगठित, संरचित और कार्यान्वित करता है। फिर है समावेशी शिक्षा नीति। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अथवा विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में भेजने का सुझाव सर्वप्रथम 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट ने किया। फिर दोबारा सन 1964 कोठारी कमीशन द्वारा, फिर भी अभी तक इस क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति नहीं हुई है। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के स्थान पर सरकारी दस्तावेज का मुख्य ध्यान विकलांग बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में दाखिला दिलाना है, भले ही पूर्ण रूप से समावेशन हो अथवा नहीं। फिर है उपलब्धता तथा सुगमता संबंधी मुद्दे। उपलब्धता एवं सुगमता से तात्पर्य है स्कूल के भवन एवं पाठ्यक्रम। स्कूल के भवन इसमें पहला विषय है। सर्वप्रथम यह आवश्यक तत्व है, क्योंकि स्कूल विद्यालय जहाँ बच्चे अपना अध्ययन करने जाते हैं तो वहाँ के जो भवन हैं वह अच्छे होने चाहिए, यानी कि अवरोध मुक्त होने चाहिए। परंतु आज भी देखा जाता है कि स्कूल के भवन में कुछ ना कुछ परेशानी या समस्या देखने को, परंतु आज भी जो स्कूल हैं उनमें ना भवन है, रेलिंग है। तो ये अर्थात जब तक स्कूल के भवनों का पुनः संरचना या परिवर्तन नहीं होगा तो जो यहाँ व्यावहारिक अध्ययन या जो भी है वो व्यावहारिक नहीं हो पाएगा। फिर है पाठ्यक्रम। फिर है समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि कुछ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं, बस प्रस्तुत करने के तरीकों में इनको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल में लिखे हुए विषय वस्तु जो श्यामपट्ट पर लिखे उसे बोलने भी। पाठ्यक्रम अनुकूलन हो तो ठीक, अन्यथा इसके बिना बच्चों का समावेशन मुश्किल कार्य है। फिर है अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे। फिर है जो अध्यापक है, इसमें समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कई शिक्षा शास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि कक्षा में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में अध्यापक जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यापक शिक्षा के ऐसे तरीके ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से भिन्न कर देते हैं, तथा यह धारणा बन जाती है कि ऐसे बच्चों को वही अध्यापक पढ़ा सकते हैं जो विशेषतः ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लिए हैं। अतः अगर समावेशित शिक्षा का सफलतापूर्वक संचालन करना है तो सामान्य अध्यापक के प्रशिक्षण में के कोर्स में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में भी विस्तृत जानकारी देनी होगी तथा उन्हें प्रशिक्षित करना होगा, जिससे कि हमारा जो शिक्षा है उससे संबंधित जो समस्या उन्हें दूर किया जा सके और बच्चों का अच्छे से विकास हो। फिर है शोध से संबंधित मुद्दे। किसी भी क्षेत्र में शोध से ही पता चलता है कि उस क्षेत्र में कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है, परंतु भारत में समावेशित शिक्षा में प्रयोगाश्रित एवं शैक्षिक शोध की बहुत कमी है। समावेशित शिक्षा के प्रभाव तथा कार्यान्वयन के क्षेत्र में शोध की भीषण आवश्यकता होती है। अब सभी बातों को पढ़कर समझकर यही निश्चित हो गया है कि
अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक शिक्षा में अच्छी शिक्षा देनी है तो शोध के माध्यम से समस्याओं एवं उनके समाधान खोजने की अत्यंत आवश्यकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना सहयोग दीजिए। आपके सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।